चलो भाई, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का सफलता बैच के डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बेटा, आप लोगों की मेहनत से मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका हूं, इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका हूं कि आप लोगों की तारीफ में मैं कुछ यहां पर कहना चाहता हूं। सिर्फ आप लोगों की तारीफ में कुछ शब्द हैं, जरा देखिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जरा सुनिएगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। ठीक है, दर्द सबके एक से हैं और हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो अभी आप लोगों का जो समय चल रहा है बेटा, वो संघर्ष का समय चल रहा है। इसमें हताश बिल्कुल नहीं होना है बेटा। हम लोगों को इस बहुत ही कठिन पीरियड से लड़ना है और लड़कर आगे निकलना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा यहां पर सीरियसली लेंगे और अपने मन में इन बातों को उतार कर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण प्रदूषण। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है बेटा, बेसिक सा चैप्टर है। कोई खास यहां पर नीट में क्वेश्चंस आते नहीं है। कभी कभी मुश्किल से वैल्यू बेस्ड या डिसीज बेस्ड या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो एक तो हो गया बेटा आप लोगों के पास पर्यावरण प्रदूषण, और एक होता है बेटा यहां पर PYQ। एक क्या होता है बेटा? PYQ। बस इन दोनों चीजों की जरूरत है, इसके अलावा कोई खास लॉजिक्स यहां पर नहीं होंगे। खाली इंफॉर्मेशन बेस्ड आप लोगों से यहां पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं JEE प्लस नीट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोगों से यहां पर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। क्लियर हो रही बेटा बात यहां पर? ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, इसके अंदर हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं बेटा, तो पर्यावरण यानी हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही है इस प्रकृति की, इस नेचर की, वो क्या है आप लोगों के पास? एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात कर सकता हूं, जितना भी, जैसे पेड़ है, जंतु हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, सॉइल हो गया, पानी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आप लोगों के पास? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप की आप मान सकते हो। अब ये मत बोलना मिट्टी वगैरह, ठीक है, मिट्टी और ये पानी, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी मैं बात कर रहा हूं किसकी? एनिमल्स की, बर्ड्स की, पेड़ पौधों की, इनकी। तो ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाए, यानी हमारे द्वारा कुछ ऐसा वर्क किया जाए जिसकी वजह से इनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, इनका पीरियड यानी इनका जो लाइफ का पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाए, इनका रिप्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, और भी जितने भी इनकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई साहब ये क्या हो गया? पॉल्यूशन हो गया है। यानी हमने कुछ ऐसी गलत चीजें यानी गलत चीजों के यूज किया है जिसकी वजह से जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो गया है, और उसे हम लोगों ने नाम दे दिया पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन अगर सॉइल में होगा तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, साउंड की वजह से होगा तो साउंड पॉल्यूशन होगा, एयर में होगा तो एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर में होगा तो वाटर पॉल्यूशन यहां पर कहलाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बायोलॉजिकल चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पर्यावरण में हो रही रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, हम यहां केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर हम लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया है बेटा, रासायनिक घटनाओं का। अगर आप इसको बायोलॉजी में पढ़ोगे तो वहां पर शब्द आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, बायोलॉजिकल घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब पर्यावरण के चार घटक हैं, यानी पर्यावरण यानी हमारा एटमॉस्फेयर
4 घटकों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? पहला है बेटा आप लोगों के पास यहां पर वातावरण। ठीक है, अब वातावरण के लिए क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या घटक हो सकते हैं, देखिए। वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में सभी की सभी गैसेस होती हैं जो कि धरती में जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी होती है, जबकि नाइट्रोजन और CO2 पेड़ पौधों के लिए जरूरी होती है। और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ओजोन हो गया, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी प्रकृति को बचाती हैं। तो वो सारी गैसेस हमारे पास कहां पर उपस्थित होती बेटा? एटमॉस्फेयर में यहां पर उपस्थित होती हैं। इसमें जल वाष्प है जो जीवन के लिए जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें उपस्थित ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है? 99.5% यूवी किरणों के अवशोषण के लिए क्या होता है बेटा? जिम्मेदार होता है। यानी ये 99.99 जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सन से डायरेक्ट आने वाली रेज, उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अर्थ तक नहीं पहुंचने देता। अगर ये अर्थ तक पहुंच जाती तो हम लोगों को स्किन कैंसर वगैरह डिसीज ऐसी यहां पर अवेलेबल हो सकती थी। अरे बोलो, यानी यह सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड किरणों को भी अवशोषित कर लेता है, ताकि प्रकृति का जो ताप संतुलन हो वो क्या रहे बेटा? बना रहे। इंफ्रारेड की वजह से क्या होता है बेटा? इंफ्रारेड की वजह से यहां पर जो अपनी अर्थ का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है बेटा? ज्यादा यहां पर हो जाता है। क्लियर हो गई है ये चीज? चलिए, तो अगर मैं यहां पर पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषक की बात करूं तो क्या हो सकता है? मैंने अभी बोला कि हमारे द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिसके द्वारा हमारी प्रकृति में उपस्थित घटक जितने भी हैं, कंपोजिशन जितने भी हैं, उन सब का क्या हो जाए? यहां पर संतुलन बिगड़ जाए, तो हम लोग उसको प्रदूषण यानी पॉल्यूशन कहेंगे। तो मानव के द्वारा या फिर प्राकृतिक स्रोत के द्वारा वायु, जल तथा मिट्टी में किसी अयोग्य पदार्थ का मिलान हो जाने से पर्यावरण खराब हो जाता है, और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषक बोल देते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब प्रदूषण के कारण कौन कौन से होंगे? जैसे तीव्र बढ़ती हुई आबादी, भाई जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हम पर्यावरण के जो घटक होंगे, जो कंपोजिशन होंगे, उसका यूज करेंगे। अब उसका यूज करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में खनन करेगा। जैसे देखो, बढ़ती हुई आबादी के लिए हम लोगों को घर वगैरह भी बनाने हैं कि नहीं बनाने? हाँ सर, घर भी बनाने। अब घर बनाने तो उसके लिए हम लोगों को मिट्टी, रेत की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, होगी। तो हम लोग नदी के किनारों को, उस मिट्टी रेत को खोदने के लिए क्या करेंगे बेटा? जल्दी से जल्दी खनन वहां पर यानी खोदना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से नदी के किनारे कैसे हो जाएंगे बेटा? खोखले हो जाएंगे। अब जब नदी के किनारे खोखले हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? आप लोगों के पास बाढ़ का पानी कैसे रुकेगा? इसलिए तो आजकल देखा गया है कि जैसे ही बरसात आती है तो लोगों के घर ढहना शुरू हो जाते हैं, बाढ़ आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग मिट्टी को खोद रहे हैं नीचे से। तो मिट्टी नीचे से खोद रहे तो नीचे वाला स्पेस तो खाली हो गया ना, तो फिर जैसे ही पानी आता है ऊपर वाला स्पेस नीचे चला जाता है। इसी की वजह से वहां पर क्या होता है? भूस्खलन होता है, पहाड़ टूट रहे हैं। होता है नहीं होता है बेटा? बिल्कुल। तीव्र गति से शहरीकरण, बात वही है, जनसंख्या वृद्धि भी यहां पर एक तरीके से आप समझ सकते हो। अधिक मात्रा में औद्योगिकीकरण, भैया जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध कराने के लिए जरूरत से ज्यादा उद्योग बनाने पड़ेंगे, यानी जरूरत से ज्यादा मात्रा में चीजों का क्या करना पड़ेगा बेटा? हम लोगों को यहां पर बनाना पड़ेगा, उत्पादन करना होगा। अब जरूरत से ज्यादा चीजों का जब हम लोगों को उत्पादन करना पड़ेगा तो उसके लिए कच्चा माल कहां से लाएंगे? इस प्रकृति से ही तो लाएंगे कच्चा माल। अब जब प्रकृति का अत्यधिक मात्रा में हम कच्चा माल इस प्रकृति से ले रहे हैं तो संतुलन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा बेटा। तो इसी वजह से ही हम लोगों का यहां पर पॉल्यूशन हो सकता है। अब उद्योग चलेगा तो वहां पर धुआं भी निकलेगा। अब वो धुआं कहां छोड़ते हैं? हम अपने अंदर थोड़ी लेते हैं धुआं, बिल्कुल बाहर छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो धुआं क्या हो जाता है? ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारी जो ओजोन लेयर होती है इस पर भी क्या होता है बेटा? इफेक्ट वहां पर पड़ता है। कृषि में कीटनाशकों का उपयोग, ठीक है, बात वही है
इसी एक पॉइंट से ये सारे के सारे पॉइंट बनाए गए हैं। एकमात्र बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए खाना भी अधिक मात्रा में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए हम लोगों को खाना भी अत्यधिक मात्रा में चाहिए। अब जब खाना अत्यधिक मात्रा में चाहिए तो ऑर्गेनिक यानी जैविक रूप से तो उत्पादन इतनी जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, रासायनिक खाद मिलाते हैं, रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं, जिसको आप लोग फर्टिलाइजर बोल देते हो। क्या बोल देते हो बेटा इसको? आप फर्टिलाइजर यहां पर बोल देते हो। और इन फर्टिलाइजर से हमारी कृषि का उत्पादन तो बढ़ जाता है एक नियत समय तक, एक नियत तिथि तक, लेकिन उसके बाद इनके अत्यधिक उपयोग की वजह से जो मृदा होती है वो अपनी उर्वरक क्षमता यानी खुद अनाज को पैदा करने की क्षमता क्या कर देती है बेटा? खो देती है, जिसकी वजह से वहां पर भी क्या होता है बेटा? अत्यधिक मात्रा में हमें नुकसान होता है। उसको बोल दिया जाता है मृदा प्रदूषण। क्लियर है सारी चीजें? चलिए जी, तो अब अगर मैं पॉल्यूटेंट के प्रकार यानी प्रदूषक के प्रकार की बात करता हूं तो क्या हो सकता है यहां पर? ध्यान से देखिएगा। एक होता है बायोडिग्रेडेबल यानी विभाज्य, और एक होता है बेटा आप लोगों के पास नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अविभाज्य। समझिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो चीजें हैं बेटा, एक है जानवर का मलमूत्र, जैसे गाय का गोबर वगैरह जानवर का मलमूत्र है, और एक चीज है हमारे पास प्लास्टिक का कैरी बैग। आजकल देश में मुहिम भी चली हुई है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। मेरी एडवाइस भी आप लोगों को यही है कि प्लास्टिक का बिल्कुल न के बराबर आप लोगों को उपयोग करना है, करना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज है। प्लास्टिक क्या है आप लोगों, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, गाय का गोबर यानी जंतु का मलमूत्र यानी काउ डंक, काउ डंक की अगर मैं बात कर रहा हूं, गोबर की आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है भाई, हमारे अंदर से ही निकल रहा है तो ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं कि कुछ छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल बैक्टीरिया, स्मॉल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसे फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, अपना फूड बना लेते हैं इस ऑर्गेनिक वेस्ट को। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक वेस्ट को अपना फूड बना लेते हैं तो ये तो क्या हो गया? कंज्यूम हो गया ना, प्रकृति में इकट्ठा थोड़ी ना रहा है, ये तो क्या हो गया? इन बैक्टीरिया के द्वारा यूज हो गया, तो इनका अमाउंट क्या हो जाएगा? कम होगा, यानी संतुलन बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक क्या होता है सर? प्लास्टिक पॉलीमर होता है। प्लास्टिक क्या हो जाता है? पॉलीमर होता है। अब जब प्लास्टिक पॉलीमर होता है तो क्या करेगा ये? प्लास्टिक जब आप लोगों के पास पॉलीमर होगा तो क्या करेगा बेटा? करेगा ये कि पॉलीमर में क्या होता है, आप लोगों के पास इतनी आसानी से बॉन्ड को नहीं तोड़ पाते। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इतनी आसानी से उस पॉलीमर में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन्डरवॉल बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ पाते। तो ये प्रकृति में यानी नेचर में बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है चीजें, और जब प्रकृति में यानी नेचर में बहुत लंबे समय तक ये पड़ी रहेंगी तो धीरे धीरे इनका अमाउंट क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता हुआ जाएगा। अब जब धीरे धीरे इनका अमाउंट यहां पर बढ़ता हुआ जाएगा तो नेचर में क्या हो जाएगी? एक अनबैलेंसिंग मेंटेन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है। अब जब नेचर में एक अनबैलेंसिंग यहां पर मेंटेन हो जाएगी तो यहां पर वो क्या होगा? पॉल्यूशन यहां पर डेवलप कर देगा। तो अगर मैं यहां पर बायोडिग्रेडेबल की बात करूं, बायोडिग्रेडेबल यानी जो कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपघटित यानी डिकम्पोज हो सकते हैं, उसको बोला जाएगा बेटा आप लोगों के पास बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूं तो जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यहां पर डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं उसको बोला जाएगा बेटा आप लोगों के पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोल दिया जाएगा बेटा? इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल यहां पर बोल दिया जाएगा। तो अगर मैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात करूं, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो कौन कौन से होंगे? ऐसे पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे काउडंक वगैरह। ये हानिकारक नहीं है, परंतु पर्यावरण में अधिक मात्रा में होने पर
पूर्णतया अपघटित नहीं हो पाते हैं और फिर प्रदूषक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सब्जियों के त्याज्य भाग, यानी जो हम डिस्कार्डेड कर देते हैं ना, जैसे गोभी है, गोभी का टंटल, अगर इसको हम नीचे जमीन में नहीं गाड़ें तो क्या होता है, वो वहां पर गंदगी फैलाते वगैरह है। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैसे मरकरी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, डीडीटी हो गया, जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। वही चीज है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या नहीं होते हैं बेटा, अपघटित नहीं होते हैं। और ऐसे पदार्थों की कम मात्रा, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे पदार्थों की कम मात्रा भी पर्यावरण के लिए क्या होती है बेटा, हानिकारक होती है। क्या होती है बेटा, यहां पर ऐसे पदार्थों की कम मात्रा भी पर्यावरण के लिए क्या हो जाती है बेटा, हानिकारक यहां पर हो जाती है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये पदार्थ पर्यावरण में उपस्थित अन्य यौगिकों से क्रिया करके, क्या बोल रहा हूं मैं, ये पदार्थ पर्यावरण में उपस्थित अन्य यौगिकों से क्रिया करके हानिकारक यौगिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, हानिकारक यौगिक बना देते हैं, जैसे डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोएथेन, प्लास्टिक आदि। ये सब क्या होती हैं बेटा, जल्दी से यहां पर डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं। इसी की वजह से यहां पर क्या हो जाता है बेटा, हम लोगों के पास ये इकट्ठी हो जाती है नेचर में और प्रदूषण फैला देती है। लेकिन दूसरी बात, जैसे अगर मैं डीडीटी की बात करूं तो डीडीटी से क्या होता है, जैसे खेत में कीड़े मकोड़ों ने डीडीटी खाया, उस कीड़े मकोड़े को बर्ड ने खाया, तो उस डीडीटी की वजह से होता क्या है कि जो बर्ड के अंडे होते हैं उसका जो कवच होता है वो हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पक्षी के जो यहाँ पर अंडे होते हैं वो जल्दी फूट जाते हैं, जिससे पक्षियों की संख्या में क्या होती है बेटा, कमी आती है। तो ऐसे एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई ही रहती हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर मैं प्रदूषण के प्रकार की बात करूं, प्रदूषण के प्रकार, तो हम यहां पर पहला बात कर रहे हैं बेटा आप लोगों से पर्यावरण के भाग के आधार पर, यानी एनवायरमेंटल के पार्ट के आधार पर, पर्यावरण के भाग के आधार पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या हो सकता है, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो पर्यावरण के भाग के आधार पर पहला होता है बेटा आप लोगों के पास एयर पॉल्यूशन, दूसरा होता है बेटा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा होता है बेटा आप लोगों के पास सॉइल पॉल्यूशन। एक होता है एयर पॉल्यूशन, दूसरा होता है बेटा आप लोगों के पास वाटर पॉल्यूशन, तीसरा होता है बेटा आप लोगों के पास सॉइल पॉल्यूशन। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं एयर पॉल्यूशन की यहां पर बात कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि अगर हवा में, एयर में हम किसी अवांछित पदार्थ को मिला दें, यानी ऐसा पदार्थ जो हमें एयर में नहीं चाहिए, जो हमारी सांसों के द्वारा हमें फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा पदार्थ हम लोगों को वायु में नहीं चाहिए, जैसे कोरोना वायु के द्वारा फैलता था। तो ऐसे अवांछनीय पदार्थ अगर हवा में मिल जाए तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण यहां पर बोला जाएगा। जैसे हवा में अवांछित पदार्थ के मिलाने से हवा की गुणवत्ता में आने वाली कमी ही वायु प्रदूषण कहलाती है। अब वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं बेटा आप लोगों के पास, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर नेचुरल सोर्स, क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं, नेचुरल सोर्स है बेटा यहां पर आप लोगों के पास CO, H2S और SO2। क्या है बेटा आप लोगों के पास, CO, H2S, SO2, और फिर क्या हो सकता है बेटा यहां पर आप लोगों के पास जंगल की आग यहां पर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेन मेड एयर पोल्यूशन और सोर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, यानी आर्टिफिशियल स्रोत की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये आर्टिफिशियल शब्द का मीनिंग ही क्या हो गया आप लोगों के पास, मेन मेड हो गया है, यानी मानवीय गतिविधियों के द्वारा, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो प्रदूषण हम लोग यहां पर उत्पन्न करते हैं वो सारा यहां पर कौन सा होगा। जैसे ईंधन का जलना, ईंधन के जलने से कौन सी गैस बनती है, जहरीली गैस बनती है, जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये सब क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास, ह्यूमन एक्टिविटी से जहरीली गैस यहां पर बनती है। ठीक है, इसके अलावा वाहनों में गैसोलीन का अगर हम लोग दहन करवा रहे हैं, वाहनों में गैसोलीन का अगर हम लोग दहन करवा रहे हैं तो यहां से क्या निकलती है, CO और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, CO और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहां पर निकलते हैं। ठीक है, जंगल को मिटाने से क्या निकलती है,
जंगल को मिटाने से CO2 की प्रतिशतता बढ़ती है और O2 की प्रतिशतता यहां पर क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। जंगल को मिटाने से क्या होगा बेटा, CO2 की प्रतिशतता बढ़ेगी, क्योंकि जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 को ले लेते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस होता है ना, उस फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बना देते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम लोगों के पास ये बना देते हैं ग्लूकोज एज ए स्टार्च और अपनी उसको क्या कर लेते हैं, ये यहां पर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब पेड़ पौधे कम होंगे तो CO2 बढ़ती हुई जाएगी, और CO2 तो हमारे लिए तो हानिकारक है ना। तो ये चीज है बेटा। तीव्र औद्योगिकीकरण, भाई तीव्र औद्योगिकरण है तो उद्योगों को चलाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कोल वगैरह को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। अब जब कोल वगैरह को जब हम लोग बर्न करेंगे तो उससे निकलेगी गैसेस, सल्फर, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एटमॉस्फेयर में क्या होंगे बेटा, पॉल्यूशन को डेवलप करेंगी। यानी तीव्र औद्योगिकरण से कार्बन, CO, CO2, SO2, H2S, NO, NO2 का धुआं वायु में मिलता रहता है, और उद्योगों के कारण कितना प्रतिशत वायु प्रदूषण होता है, 20% वायु प्रदूषण होता है। यह लाइन यहां पर काम की आई है कि उद्योगों के कारण कितना परसेंट यहां पर एयर पोल्यूशन होता है, तो आप कहेंगे 20% यहां पर एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, कृषि के कारण की बात करूं मैं, कृषि के कारण तो क्या होगा, मिट्टी में कीटाणुनाशक मिलाने से वो दुर्गंध देते हैं एवं जानवर तथा मानव के स्वास्थ्य को क्या कर देते हैं बेटा, प्रभावित यहां पर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा जैसे युद्ध, अब जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है भाई, बम फूट रहे हैं, तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो कहां जा रही है, एटमॉस्फेयर में ही तो जा रही है। न्यूक्लियर वेपन का आप लोग यूज करते हैं तो उससे निकलने वाली रेडिएशन कहां जाती है भाई, एटमॉस्फेयर में तो जाती है। तो उन सब चीजों से भी हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है उसका जो बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है बेटा, डिस्टर्ब हो जाता है। यानी युद्ध में प्रयुक्त नाभिकीय हथियार हानिकारक किरणें भी हमारे पास क्या कर देते हैं बेटा, उत्सर्जित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नेक्स्ट पॉइंट कि भाई एयर पॉल्यूटेंट आप लोगों के पास कौन कौन से और हो सकते हैं। जैसे अगर मैं CO की बात करूं, CO एज एयर पॉल्यूटेंट की अगर मैं बात करूं तो कहां से होगा भाई, CO कहां से निकलता है बेटा आप लोगों के पास, तो ये मेनली आप लोगों के पास मोटर वाहनों से कार्बन के अपूर्ण दहन के कारण धुएं के रूप में उत्पन्न होता है। यानी इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका बेटा, कार्बन का। यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से क्या हो जाता है बेटा, संयुक्त हो जाता है, और क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बनाता है बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक स्थायी होता है। ऑक्सीजन से कितने गुना स्थायी होता है बेटा, 300 गुना यहां पर अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अब जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है तो यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है बेटा, काफी कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, यानी जब हमारे जैसे कई बार होता है ना, सर्दियों के दिनों में कोयले की अंगीठी जला लेते हैं। सर्दियों के दिनों में हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, कोयले की अंगीठी हम लोग जला लेते हैं। अब जब इस कोयले की अंगीठी को जलाते हैं बंद कमरे में, तो अंगीठी जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और अगर आपने कमरा बंद रखा है तो धीरे धीरे वो आपके अंदर जाती जाएगी, और आपके फेफड़े में या मैं बोलूं ब्लड में जो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उसके साथ कंबाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाएगी, और अधिक समय तक अगर आप उसके कांटेक्ट में हो तो आपकी जान को खतरा भी बन सकता है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, CO के क्षय की बात करूं मैं तो वातावरण में CO अधिक मात्रा में मिलती है, परंतु CO अधिक मात्रा में नहीं हो पाती, क्योंकि CO सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किस में कन्वर्ट होती है बेटा, CO2 में कन्वर्ट यहां पर होती रहती है। क्लियर है, ठीक है। अब ये यहां पर किसके लिए, बैक्टीरिया CO के लिए सिंक का यूज करते हैं, अपने CO2 के प्रोडक्शन के लिए यहां पर यूज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, CO के हानिकारक इफेक्ट, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके ऐसे कौन कौन से हानिकारक इफेक्ट हो सकते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कौन कौन से बेटा, CO एक पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है, ठीक बात है, क्योंकि ये RBC के हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल,
हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक आसानी से जुड़ जाती है। यह पॉइंट यहां पर खास आ रहा है। जो पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह मानकर चलिए ये पॉइंट काफी ज्यादा खास है। 300 गुना क्या हो जाती है बेटा, अधिक स्थायी होती है और क्रिया करके क्या बना देती है बेटा आप लोगों के पास, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर बना देती है। क्या बना देती है बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। अब यहां पर अगर ऑक्सीजन की कमी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो बेटा, ऑक्सीजन की कमी अगर आप देख रहे हो, तो ऑक्सीजन की कमी से यहां पर क्या होगा बेटा आप लोगों को, हेडेक होगा, वीक आईसाइट होगी यानी कम दिखेगा, नर्वसनेस हो जाएगी यानी आप लोगों को डिप्रेशन हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी यानी हार्ट डिसीज आप लोगों को हो सकती है, और भी डिजीज हो सकती है, ठीक है। गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट महिलाओं में सीओ की बड़ी मात्रा से क्या हो सकता है, प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, यानी जो बच्चा होगा उसका प्रॉपर यहां पर क्या होगा, मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, तथा बच्चों में विरूपता हो सकती है, यानी बच्चे कैसे हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे होंगे कि आपको देखने में थोड़े से अजीब लगे। तो ये सब किसके इंपैक्ट होते हैं बेटा, सीओ गैस के यहां पर आप लोगों से इंपैक्ट होते हैं बेटा। देखो यहां तक की चीज अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा यहां पर आप लोगों से नेक्स्ट, ठीक है। ये तो वही है, सेम आ गया। चलो नेक्स्ट बी पॉइंट, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो हाइड्रोकार्बन क्या है कि अधिकांश हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्सिनोजन होते हैं, यानी कैंसर्स को डेवलप करने वाले होते हैं। इसके कारण कैंसर हो जाता है तथा यह पौधों में काल प्रभावण ऊतकों के निम्नीकरण, काल प्रभावण और ऊतकों का निर्मीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट के टिश्यू होते हैं, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनको क्या कर देते हैं बेटा, ये हानि यहां पर पहुंचा देते हैं। प्लांट के टिश्यू को क्या कर देते हैं बेटा, हानि यहां पर पहुंचा देते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स की अगर बात करूं तो क्या हो सकता है बेटा, मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का विघटन, यानी ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, फॉर्मल्डिहाइड है, और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेन प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल सोर्स की बात करूं तो क्या हो सकता है बेटा आप लोगों के पास, आर्टिफिशियल स्रोत कार्बनिक यौगिकों के वाष्पीकरण से, ठीक है। इसके अलावा, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये इसको हटाओ, कार्बनिक यौगिकों के वाष्पीकरण से यहां पर हो सकता है, ठीक है। सल्फर यौगिक, सल्फर यौगिक क्या है, जीवाश्म ईंधन के दहन से सल्फर के ऑक्साइड यहां पर बनते हैं, यानी जो भी हमारे पास जैसे एनिमल हो गया या कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया जिसको जलाने पर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन निकलेगी, एज वेल एज उसमें प्रेजेंट सल्फर भी यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है बेटा। और ये क्या होती है बेटा, मनुष्य और जंतुओं के लिए क्या हो जाती है बेटा, विषैली होती है, यानी हानिकारक यहां पर आप लोगों के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आप लोगों से यहां पर सल्फर के हानिकारक प्रभाव की बात करूं, देखिए जरा ध्यान से, सल्फर के हानिकारक प्रभाव की यहां पर बात करूं तो क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता, सल्फर डाइऑक्साइड की मिनिमम सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोग, मनुष्य के अंदर विभिन्न श्वसन रोग जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ये सारे के सारे यहां पर क्या हो जाते हैं बेटा आप लोगों के पास डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखों में क्या होती है, जलन होती है, जिससे आंखें क्या हो जाती हैं बेटा आप लोगों की, लाल हो जाती है, और क्या होना शुरू हो जाते हैं बेटा, आंसू आना आप लोगों के पास शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है, जिससे ये क्या हो जाते हैं बेटा, पौधों से शीघ्र आप लोगों के पास पत्तियां गिर जाती हैं बेटा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का अनकैटालिसिस ऑक्सीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, यानी अगर आप लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करना है तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन पॉल्यूटेंट एयर यानी प्रदूषित वायु, जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास पॉल्यूटेंट के फॉर्म में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इस पार्टिकल की वजह से ये यहां पर जल्दी से क्या हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन यहां पर हो जाता है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि इस अभिक्रिया की प्रगति वायुमंडल में उपस्थित ओजोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा क्या हो जाती है बेटा, यहां पर बढ़ जाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ओजोन, यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और यहां पर O2 भी बन जाएगा,
ठीक इसी तरीके से अगर आप H2O2, ये भी यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह यहां पर काम करता हुआ जाता है, और ये यहां पर आप लोगों के पास H2SO4 में बेटा कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के पास हो सकता है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार, वो क्या हो सकता है, नाइट्रोजन के यौगिक हो सकते हैं। जैसे उच्च उंतांश पर जब बिजली चमकती है, यानी जब हमारे पास मौसम खराब होता है और तब जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन के क्या बना देती है बेटा, ऑक्साइड बना देती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होने से क्या बनता है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। और NO2 ऑक्सीकरण पर क्या बना देती है बेटा, NO3 माइनस आयन बनाती है। जो NO2 है वो ऑक्सीकरण पर क्या बनाती है बेटा आप लोगों के पास, NO3 माइनस बनाती है, जो कि मृदा में घुलकर किसका काम करती है बेटा, जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है बेटा, उर्वरक का कार्य करती है। जैसे किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन का क्या होता है बेटा, दहन होता है। क्या हो जाता है बेटा, जब जीवाश्म ईंधन का यहां पर दहन होता है तब डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की पर्याप्त मात्रा देती है। जैसे N2 प्लस O2 मिलकर यहां पर क्या दे देगी आप लोगों को, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड दे देगी, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आप लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 यहां पर दे देगी। ये रिएक्शंस इतनी ज्यादा बार आप पी ब्लॉक में पढ़ चुके हो कि अब यहां पर अलग से आप लोगों को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारी रिएक्शंस आप लोग पी ब्लॉक में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्या है, जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट करती है तब नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण की दर बढ़ जाती है। यानी जो हम लोगों के पास समताप मंडल का मतलब जहां पर टेम्परेचर क्या रहता है भैया, सेम रहता है। और इस कंडीशन में जब टेम्परेचर आप लोगों के पास सेम रहता है तो ओजोन के साथ NO रिएक्ट करके आप लोगों का NO2 और ऑक्सीजन गैस यहां पर दे देता है। क्लियर हो रही है यहां पर यह चीज? अगर ये चीज क्लियर हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, यहां पर चलने दो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरा यहां पर ध्यान से देखो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नाइट्रोजन के यौगिकों के हानिकारक प्रभाव, यानी नाइट्रोजन यौगिकों के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। देखो जरा, पहला है यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धूम्र नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ये भी ठीक है, क्योंकि भाई प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी कब, जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। लेकिन NO2 की कंसंट्रेशन से क्या होता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है ना, एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है बेटा, कम होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में क्या उत्पन्न कर देता है बेटा, उत्तेजना उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास श्वसन के जितनी भी डिसीज है, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी डिसीज हैं, वो सारी यहां पर डेवलप हो सकती हैं। यह जीव ऊतकों के लिए भी क्या होती है बेटा, विषैली होती है तथा विभिन्न वस्त्र रेशों तथा धातुओं के लिए क्या हो जाती है बेटा, हानिकारक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ये कितनी होती है बेटा, 0.03% होती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे ज्यादा हो जाए तो प्रकृति का संतुलन क्या हो जाता है बेटा, बिगड़ जाता है, और टेम्परेचर में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि यहां पर हो जाती है। अगर मैं इसके यहां पर बात करूं, अगर मैं स्ट्रेटोस्फेरिक समताप मंडल की जरा बात कर लेते हैं। यहां पर समताप मंडल में होने वाले प्रदूषण कौन कौन से टाइप के यहां पर होते हैं, तो देखो पहला होगा बेटा ओजोन परत का क्षय, यानी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। किसकी वजह से होता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और भी गैसेस होती हैं, बट जो मेजर गैसेस होती हैं वो होती हैं आप लोगों के पास नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनती है, NO और NO ओजोन के साथ रिएक्ट करके, यानी इसकी केमिकल रिएक्शन है, ये NO2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अब ये NO2 इस ऑक्सीजन के साथ वापस यहां पर क्या बना देता है बेटा,
नाइट्रिक ऑक्साइड का यहां पर फॉर्मेशन आप लोगों के पास कर लेता है। क्लियर हो रही है? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है भाई, यहां पर ओजोन का डिस्टर्ब तो हो रहा है। आप कहोगे सर ऑक्सीजन बन रही है, अच्छी बात है हमारे लिए। अरे भाई अच्छी बात तो है, लेकिन वो जो ओजोन खत्म हो रही है तो ऊपर से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे कैसे बचोगे? फिर नहीं बच पाओगे ना। तो इसीलिए ओजोन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयॉन्स। ठीक है, अब ये होते क्या है? ये भाई पुराने टाइम पर, आजकल तो नहीं होता है, पुराने टाइम पर जो फ्रीज होता था तो फ्रीजर के अंदर सीएफसी गैस को भरा जाता था ताकि हम लोगों के पास क्या है, चीजें ठंडी रहें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आजकल इस गैस का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन जो फ्रिज खराब हो जाते थे, यानी फ्रिज को जब खराब होकर रख दिया जाता था तो उनके कंडेंसर से यहां पर ये सीएफसी गैस निकलती थी जो वातावरण में उपस्थित ओजोन को क्या कर देती थी बेटा? खराब कर देती थी, उसको वहां पर तोड़ देती थी। तो अगर मैं लिखूं फ्रेयॉन अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में क्या हो जाता है बेटा? अपघटित हो जाता है। अपघटित कैसे हो रहा है? यहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का यहां पर क्या होता है बेटा? आप लोगों के पास फॉर्मेशन होता है। अब ये जो क्रियाशील क्लोरीन परमाणु है, क्रियाशील क्लोरीन परमाणु है, ओजोन परत का इस प्रकार क्षय करती है जो कि द्वितीय क्रिया में पुनः सीएल रेडिकल परमाणु बनने से बार बार होती रहती है। जैसे ये सीएल रेडिकल, ये ओजोन, ये यहां पर फ्री रेडिकल बनाएगा, ये सीएलओ फ्री रेडिकल और ये ओजोन, ये वापस यहां पर क्या बना देगा बेटा? फ्री रेडिकल आप लोगों के पास बना देगा। और ये रेडिकल जाकर ओजोन लेयर को क्या कर देते हैं बेटा? यहां पर डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ओजोन परत के क्षय से क्या इंपैक्ट होगा, जरा देखो। ओजोन परत के क्षय के कारण अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से आंखों के कॉर्निया और लेंस खराब हो जाते हैं और पौधों में प्रोटीन को प्रभावित करती है। अतः क्लोरोफिल की मात्रा क्या हो जाती है? वहां पर घट जाती है और टेम्परेचर का इंबैलेंस तो यहां पर होता ही है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें बेटा हम लोग यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है बेटा? अम्ल वर्षा। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के पास हो सकता है वो क्या है बेटा? अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ये आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो इस टॉपिक को। पॉल्यूशन की वजह से आजकल जो आम होने वाली घटनाएं, जैसे कहते हैं ना ताजमहल का रंग सफेद था लेकिन अब कैसा होता जा रहा है? पीला होता हुआ जा रहा है। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। तो क्या होता है देखो, जब वर्षा में H2SO4, HNO3 अल्प मात्रा में HCl मिले हों तो उसे क्या कह देते हैं हम? अम्ल वर्षा कह देते हैं। यह अम्ल वायु में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? ऑक्साइड से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण जो पीएच होती है वाटर की वो कितनी होती है बेटा? 5.6 के अराउंड होती है, हल्की सी एसिडिक यहां पर होती है। क्लियर है? ये रिएक्शंस आप लोगों को दे रखी है बेटा, ठीक है। और जब वर्षा की पीएच 5.6 से कम हो जाए, है ना, यानी वैसे तो ये ऑलरेडी एसिडिक है, लेकिन अगर 5.6 से भी ये एसिडिक नेचर क्या हो जाए आप लोगों की? कम हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा आप लोगों के पास? तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? अम्ल वर्षा यहां पर कहते हैं। और अम्ल वर्षा के निर्माण की अगर बात करूं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है और वातावरण में उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करके क्या बना देता है? ये HNO3 यहां पर बना देता है। क्या बना देता है बेटा? HNO3 यहां पर बना देता है। अब क्या क्या स्टेप्स होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं जरा देखो। स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो NO ओजोन के साथ NO2 प्लस O2 यहां पर देगा। ये NO2 ओजोन के साथ वापस क्रिया करके NO3 प्लस O2 देगा। अब ये NO2 NO3 के साथ क्रिया करके N2O5 देगा और ये N2O5 वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस HNO3 आप लोगों को यहां पर देता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी तरीके से सल्फर के केस में भी यहां पर होगा SO2 प्लस O2 मिलकर SO3 और SO3 प्लस H2O मिलकर H2SO4। ये रिएक्शंस रटने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शंस आप ऑलरेडी P ब्लॉक में पढ़ चुके हो। ये सारी की सारी रिएक्शंस आप कहां पर पढ़ चुके हो बेटा? P ब्लॉक में ऑलरेडी ये सारी की सारी रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके हो। क्लियर है? अब ये जो HNO3 है,
अब ये जो HNO3 है बेटा आप लोगों के पास, ये पृथ्वी पर कहां पर आ जाता है बेटा, वर्षा के साथ आ जाता है। यहां पर ये H2SO4 भी पृथ्वी पर कैसे आ जाता है बेटा, वर्षा के साथ यहां पर आ जाता है। ठीक है, बाकी चीजें यहां पर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अमोनियम देख लेते हैं फिर भी, इसमें अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है जो कि वायुमंडलीय धुंध के साथ दृश्यमान होते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवणों के एरोसोल कण के फलस्वरूप वेट डिपोजिशन होता है तथा ठोस तथा द्रव के द्वारा CO2 सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। इसको ड्राई डिपोजिशन यहां पर कहते हैं, कोई विशेष बात नहीं है बेटा। ठीक है, अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं देखो। यह मनुष्य तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। यह पानी के पाइप का क्या कर देती है बेटा, संचारण कर देती है। अतः पानी के साथ भारी धातु जैसे Fe, Pb, Cu आदि मिल जाते हैं और इसका क्या होता है बेटा, विषैला प्रभाव यहां पर होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा झीलों की अम्लता को बढ़ा देते हैं जिससे जलीय जीवन पर विषैला प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कृषि पेड़ पौधों और को नुकसान पहुंचता है, उनकी वृद्धि को कम कर देती है ना, पोषक तत्वों को घोलकर मृदा के अंदर लेके चल जाती है, जिससे क्या होते हैं, पेड़ पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ताजमहल और अम्ल वर्षा की बात करूं तो वही वाली चीज मैंने जो बोल रखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। क्या है, आगरा शहर में स्थित ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाले SO2 तथा वायु प्रदूषकों के कारण होने वाली अम्ल वर्षा से यह स्मारक धीरे धीरे क्षय हो रहा है और ताजमहल के संगमरमर से क्रिया करने के बाद यहां पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है और संपूर्ण विश्व को यहां पर क्या हो रही है बेटा, हानि पहुंच रही है। स्मारक है क्योंकि ताजमहल। चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब भी आप लोगों को पता है। ये चैप्टर काफी इजी है तो मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा टाइम आप लोगों का कंज्यूम करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद पुनः उत्सर्जित करने पर पृथ्वी क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है और पृथ्वी से उत्सर्जित जो CO2 गैस होती है अणुओं एवं जलवाष्प के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा इसकी किरणें पुनः पृथ्वी पर पहुंचती हैं। इसे क्या बोल दिया जाता है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां पर बोल दिया जाता है। यानी हो क्या रहा है कि अर्थ सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है और वापिस कहां भेज रहा है, एटमॉस्फेयर में भेज रहा है। अब एटमॉस्फेयर में CO2 है, दूसरे पार्टिकल है, वो उस एनर्जी को गेन कर रहा है जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है बेटा, यहां पर बढ़ रहा है। तो उसे क्या बोल दिया जाता है बेटा, ग्रीन हाउस इंपैक्ट यहां पर बोल दिया जाता है। अब पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस में जो महत्वपूर्ण मेजर फैक्टर अपना देती है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैसेस में मेथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, N2O हो गया, CFC हो गया, ओजोन हो गया, CO2 हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब वायुमंडलीय प्रदूषण में कणिकाएं यानी पार्टिकुलेट कौन कौन सी होती है, तो जरा देखो कि जो स्मोक होती है आप लोगों का, जो धुआं होता है, इसमें क्या होते हैं बेटा, पार्टिकुलेट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकुलेट होते हैं ये क्या होते हैं आप लोगों के पास, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, जो कि एयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। और यहां पर जो पार्टिकल होते हैं इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बेटा, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप जो हायर माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे ये सारी चीजों को देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं को बात करूं कि जो हमें दिख सकती है और जो नहीं दिख सकती, या अगर मैं बोलूं कि ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि जी सकते हैं, यानी जो इस प्रकृति में जीवन व्यापन करते हैं और जो जीवन व्यापन नहीं करते, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जीवन यापन करने वाले कौन से होंगे बेटा, बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, एल्गी होंगे, ये सारे के सारे जीवन व्यापन करने वाले होंगे। इसे आप अच्छी तरीके से बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। इसके अलावा जो नॉन लिविंग होंगे, ये आप लोगों के पास क्या हो सकता है, धुआं हो सकता है, धूल हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों के पास हो सकती है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है उसको भी जरा यहां पर देख लेते हैं। यानी मिस्ट की बात करूं तो ये स्प्रे होता है एक तरीके से। यह स्प्रे द्रव के कणों तथा वायु में उपस्थित वाष्प के संघनन से बनता है। जैसे हम लोग शाकनाशी होते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं खरपतवार उग गया,
तो उनको हटाने के लिए जो हम स्प्रे करते हैं वो यहां पर मिस्ट हो जाता है बेटा आप लोगों के पास, और ये वायु में फैल कर एक कुहासा नाम का, यानी एक तरीके से बोल सकते हो फंवारा टाइप का यहां पर क्या कर देता है, जनरेट कर देता है इस टाइप का। स्मोक कार्बनिक पदार्थ के दहन से तथा जलाने के फलस्वरूप उत्पन्न कज्जल यानी काला पदार्थ के सूक्ष्म धुएं से निर्मित होता है। ठीक है, तेल का धुआं हो गया, तंबाकू का धुआं हो गया, कार्बन का धुआं हो गया, इस प्रकार के क्या है इसके कुछ उदाहरण है। धूम फ्यूम्स, ये क्या होता है, कंडेंस्ड, भाई होता वेपर में ही है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल भी आप लोगों को दिखाई देंगे। ये क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, संघनित वाष्प होता है। जो फ्यूम्स होता है ये क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, संघनित वाष्प होता है। ठीक है, धातुओं के धूम इस वर्षा के भली भांति ज्ञात कणिका हैं और इसी की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूम्स जनरेट हो जाते हैं। डस्ट वगैरह हो गई, यानी सिलिका के पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होगी, धूल होगी। ठीक है, वो भी क्या होता है, कई बार हम लोगों के आंखों वगैरह में चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, जिससे हम लोगों के पास फेफड़ा क्या हो जाता है, जो स्पॉन्जीनेस होती है फेफड़ों की एयर को पंप करने की, वो कम हो जाती है, जैसे कोयला, सीमेंट, फ्लाई ऐश, सिलिका आदि। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि जो अपने पार्टिकल पॉल्यूटेंट होते हैं उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है, यानी हवा में लिए जाने वाले कण जैसे धूल हो गया, फ्यूम हो गया, स्मोक हो गया, ये क्या है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन 5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल अगर हैं, 5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल हैं, तो ये क्या होते हैं बेटा, जो अपने नेसल चैम्बर होता है, यानी जो अपनी नासिका द्वार होता है, नेसल चैम्बर जो होता है, उसमें आकर क्या हो जाते हैं बेटा, ये यहां पर फंस जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और 1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से, भाई छोटे होते हैं तो फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड क्या है, एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। लेड युक्त पेट्रोल, लेड युक्त पेट्रोल क्या है यहां पर, मेन सोर्स है। अरे बोलो, अधिकतर शहरों में लेड विहीन पेट्रोल का उपयोग करके इस समस्या पर क्या किया जा सकता है बेटा, काबू यहां पर किया जा सकता है। क्लियर हो रही है बेटा यहां पर ये बात यहां पर क्लियर हो रही है आप लोगों को? हाँ सर, ये बात यहां पर हम लोगों को क्लियर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट स्मोग क्या होता है, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जेई की बात करो चाहे नीट की बात करो, अक्सर यहां से क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछ लिया जाता है बेटा। इसको बहुत आराम से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। क्या होता है बेटा, देखो, धुआं तथा कोहरे का सम्मिलित रूप से जो स्मॉग होता है, जो फ्यूम होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, स्मॉग यहां पर बोल देते हैं। विश्व के अनेक शहरों में यहां पर जो है एयर पोल्यूशन बहुत मेजर फैक्टर ये यहां पर अपना प्ले करता है। जैसे एक नॉर्मल होगा, एक फोटोकेमिकल होगा। नॉर्मल वाला क्या होता है, ठंडी में होगा, नम जलवायु में होगा। इसका कारण क्या होता है, ईंधन का दहन के फलस्वरूप वातावरण में या वायुमंडल में, ईंधन के दहन के फलस्वरूप वातावरण या वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड और पार्टिकल पदार्थ की मात्रा की सांद्रता, यानी उनका अमाउंट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। रासायनिक रूप से ये कैसा होता है बेटा, अपचायक नेचर का होता है, इसीलिए इसे अपचायक धूम कोहरा भी यहां पर क्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी फोटोकेमिकल स्मोक की अगर बात करें तो यह उष्ण होता है, सूक्ष्म होता है तथा साफ, तथा जहां पर सूर्य की रोशनी अच्छे से आती है वहां पर आता है। यह कैसे होता है, स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण यह उत्पन्न होता है। तथा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रासायनिक प्रकृति आक्सीकारक होती है, क्योंकि इसमें आक्सीकारक अभिकर्मों की, ऑक्सीडाइजिंग अभिकर्मों की क्या होती है बेटा, उच्च सांद्रता यहां पर आप लोगों के पास होती है। क्लियर हो रही है बेटा? यहां पर ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है बेटा, यहां पर बहुत ही ध्यान से यहां पर देखनी है बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से यहां पर ये चीजों को आप लोगों को देखनी है। क्लियर हो रही है? अब इसके अफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर आप लोगों को बाय बुक से यहां पर देखनी है ना, केमिकल रिएक्शन आप लोगों को बुक से देखनी पड़ेगी एक बार।
जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये आप लोगों को एक बार बुक से यहां पर देखनी पड़ेगी बेटा कि क्या होगी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, फोटोकेमिकल स्मोक की रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपैक्ट यही आता है, फोटोकेमिकल स्मोक का इंपैक्ट क्या होगा, फोटोकेमिकल स्मोक का इंपैक्ट क्या होगा, जरा यहां पर ध्यान से देखो भाई। नॉर्मल क्या है आप लोगों के पास, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक्रोलीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ये सब क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास, यहां पर इसके घटक होते हैं। और फोटोकेमिकल स्मोक के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं आप लोगों के पास हो सकती हैं, जैसे ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड नाक और गले में क्या कर देता है बेटा आप लोगों के पास, जलन पैदा कर देता है। इसकी उच्च सांद्रता से सर में क्या हो जाता है बेटा, दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, गले का क्या हो जाता है बेटा, शुष्क जाता है, खांसी और श्वास में अवरोध हो जाता है। ठीक है, फोटोकेमिकल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, ये लाइन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रबर में क्या हो जाती है बेटा, दरार उत्पन्न हो जाती है, रबर क्या हो जाता है बेटा, टूटना शुरू कर देते हैं, और पौधों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव होता है। यह धातुओं, पत्थरों तथा भवन निर्माण के पदार्थों और जो रंगीन सतह होती हैं उसका भी क्या कर देता है, ये यहां पर क्षय आप लोगों के पास कर देता है। क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, कंट्रोल ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। तो भैया फोटोकेमिकल स्मोक को नियंत्रित करने के लिए या कम करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यदि हम प्रकाश रासायनिक के प्राइमरी अगर घटक की बात करूं, जैसे NO2 की बात करूं, तो ये क्या कर सकता है, और अगर सेकेंडरी की बात करें तो ओजोन एवं पान जो होते हैं आप लोगों के पास, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पान, ये क्या करेगा, इसकी वजह से यहां पर आप लोगों के पास अगर इनकी अमाउंट को यानी कंसंट्रेट को हम कम कर लें तो जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोग होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। सामान्यतः जो स्वचालित वाहन में उत्प्रेरित परिवर्तक होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं, इसकी वजह से भी हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट आप लोगों के पास जल का प्रदूषण, यानी जल में अगर बैक्टीरिया हो जाए, कोई अनवांटेड सब्सटेंस आप लोगों के पास मिल जाए तो उसको क्या बोलोगे आप, वाटर पॉल्यूशन बोलोगे। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि उसका पीने का जल क्या हो, शुद्ध हो। जैसे बहुत सारी डिसीज जैसे हेजा, टाइफाइड, फीवर, ये सारे के सारे हम लोगों के पास किससे फैलते हैं, जो एनिमल वेस्टेज होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो सीवेज होता है, वो यहां पर एक मेजर फैक्टर होता है। अगर इसके पॉइंट सोर्स की बात करूं तो जहां से ये वेस्टेज आ रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट सोर्स बोलते हैं। जैसे नगर पालिका की पाइपलाइन, औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन पाइप, ये सारे क्या होते हैं बेटा, इसके सोर्स होते हैं। और नॉन पॉइंट सोर्स यानी जो कहीं से भी हो सकता है, जिसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है आप लोगों का, एसिड रेन हो सकती है आप लोगों की, है ना, जो आप लोगों की नालियां हो सकती हैं, उद्यान हो सकते हैं, वहां से जो नालियां निकल रही है वो सब हो सकती हैं। तो ये सारी यहां पर क्या होते हैं, नॉन पॉइंट वाले सोर्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है उसका टाइप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म घरेलू सीवेज से होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट घरेलू सीवेज, एनिमल वेस्ट होगा, सड़े हुए पौधे, सड़े हुए मरे हुए जंतु के वजह से होगा। प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, जो हम एग्रीकल्चर में खेती को बढ़ाने के लिए, फसल को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिक हम सब्सटेंस डालते हैं उसकी वजह से यहां पर होगा। ठीक है, विषाक्त भारी धातु यानी पॉइजनस जो मेटल होगी हमारे पास औद्योगिक से निकलने वाली, वो होगी इसमें यहां पर। ठीक है, पेस्टिसाइड की बात कर रहा हूं मैं, पेस्टिसाइड क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, यहां पर वही खेती को बढ़ाने के लिए जो हम डालेंगे वो यहां पर कीटों, कवक, खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायन होगा। तलछट, तलछट का मतलब जो हमारे पास तटीय इलाके होते हैं वहां पर प्लास्टिक, कैरी बैग, पॉली बैग, इन सब की वजह से यहां पर आप लोगों के पास ये चीजें होंगी। रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकता है और ऊष्मा हो सकता है यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक यानी औद्योगिक अपशिष्ट की हैं जो कि यहां पर वाटर को पॉल्यूटेंट करते हैं, जैसे हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ धातु जैसे कैडमियम, लेड और मरकरी, ये क्या करते हैं? औद्योगिक तथा खनन अपशिष्टों में उपस्थित हो सकते हैं। यह धातु मनुष्य जीवन के प्रति विषैले सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कैडमियम और मरकरी क्या करता है? आपकी किडनी पर इंपैक्ट डालता है, जबकि लेड जो होता है आप लोगों के पास, वो किडनी, लिवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है, ठीक है। ये सभी की सभी मेटल क्या होती हैं यहां पर आप लोगों के पास? पॉइजनस होती हैं, और जो हमारा बॉडी होता है इसको यहां पर आसानी से निकाल नहीं पाता, और बॉडी के अंदर यहां पर इनका अमाउंट बढ़ता रहता है। डिटर्जेंट और फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं बेटा? आप लोगों के पास फॉस्फेट होते हैं, नाइट्रोजन के यहां पर कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं, लेकिन ये पानी में घुलकर क्या करते हैं? जो एल्गी होते हैं, एल्गी हो गए, फंजाई होते हैं, उनकी ग्रोथ को डेवलप करते हैं, और ये एल्गी और जो फंजाई होते हैं ये वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे वाटर का जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है बेटा? खराब हो जाता है। वही चीजें लिखी हुई हैं। फॉस्फेट ऋणायन के रूप में जल में फॉस्फेट एल्गी उत्पन्न करने की प्रक्रिया को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जल में विलय ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, और इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर, यूट्रोफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा यहां पर। क्लियर हो रही है यहां पर बात? अगर ये चीज क्लियर हो रही है तो नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास अम्ल प्रदूषित जल। यह अधिकांश जलचर जीवों के प्रति क्या होते हैं बेटा? प्राण घातक होती हैं। खदानों के आसपास बिखरे अपशिष्ट के सूक्ष्म जीवी अपघटन के फलस्वरूप अम्लीय पदार्थ क्या हो जाते हैं बेटा? आप लोगों के पास उत्पन्न हो जाते हैं, और इन खदानों में से प्रवाहित होकर नीचे आने वाले जल प्रवाह में क्या उपस्थित होते हैं बेटा? आप लोगों के पास अम्ल उपस्थित होता है, और इसमें मेनली क्या होता है बेटा? आप लोगों के पास सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें मेनली क्या होता है बेटा? आप लोगों के पास सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो कि आयरन पायरेटिस के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, जो कि किसके द्वारा होता है बेटा? आयरन पायरेटिस के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहां पर निर्मित आप लोगों के पास होता है। क्लियर हो गई यहां पर यह चीज? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबीएस। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स क्या होते हैं बेटा? आप लोगों के पास जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों की सूची में हाल में ही जुड़े हैं। अत्यधिक स्थायी होने के कारण जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होते हैं, इसके कई उपयोग यहां पर हो सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर्स में लिक्विड की फॉर्म में। अब ये जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होते हैं, इसका यहां पर क्या नहीं होता बेटा? ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि ये पॉलीमर होते हैं। अब जब इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा बेटा? मेंटेन रहेगा एटमॉस्फेयर में, और इसकी वजह से मनुष्य में कौन से रोग हो जाते हैं बेटा? चर्म रोग यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? केमिकल पॉल्यूटेंट में बात करें तो केमिकल पॉल्यूटेंट में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एसिड हो सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, है ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। विभिन्न सोर्सों से प्राप्त होने वाले सॉल्ट हो सकते हैं। ठंडे मौसम में हिम और बर्फ को पिघलाने के लिए जो हम सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड के जो सॉल्ट यूज करते हैं वो भी हो सकता है यहां पर। और सब क्या होते हैं बेटा? इनका एक्सेस अमाउंट वाटर में क्या हो जाता है बेटा? पॉल्यूशन को डेवलप कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं मैं आप लोगों से यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीने योग्य पानी के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मानक हमारे पास हो सकते हैं वो भी यहां पर हम लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, हाँ, तो जो अंतरराष्ट्रीय मानक हैं वो हम लोगों के पास यहां पर डिसाइड किए गए हैं, वो हम लोग यहां पर देखने हैं एक बार। तो जरा देखो यहां पर, चलो क्या क्या मानक है? जल की गुणवत्ता मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य से है। सीधा संबंध किससे बेटा? मनुष्य के स्वास्थ्य से है। अतः पीने के जल के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मानक हैं जिसका पालन होना ही चाहिए, जैसे फ्लोराइड। अब पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता कितने तक, कितने 1 ppm से 1 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब रखी जानी चाहिए। फ्लोराइड आयन की अधिक सांद्रता से इनेमल में प्रेजेंट हाइड्रोक्सी एपेटाइट को यह फ्लोराइड एपेटाइट में कन्वर्ट कर देता है, कड़ा कर देता है, ठीक है।
दांत खराब हो जाते हैं हम लोगों के। और फ्लोराइड आयन की सांद्रता अगर 2 ppm से भी ज्यादा हो जाती है तो यहां पर क्या हो जाती है बेटा, हमारे दांतों का कुरबुरकरण हो जाता है, यानी दांत क्या हो जाते हैं बेटा, टूटना यहां पर शुरू कर देते हैं। ठीक है। और अगर फ्लोराइड की सांद्रता 10 ppm से अधिक हो जाए, किसकी सांद्रता, फ्लोराइड की सांद्रता अगर 10 ppm से भी ज्यादा हो जाए तो हड्डी और दांतों पर क्या होता है बेटा, बुरा इंपैक्ट यहां पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लेड। अगर पीने के पानी में आप लोगों के पास लेड की सांद्रता उच्चतम हो जाए, पार्ट्स पर बिलियन अगर यहां पर हो जाए, तो यह क्या होता है, अपेक्षाकृत अम्लीय होता है। और इसका परिवहन अगर लेड पाइपों के द्वारा किया जाए तो उसको प्लम्बो सॉल्वेंसी बोल देते हैं, है ना, प्लम्बो सॉल्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है। तो यहां पर लेड की वजह से भी पानी क्या हो सकता है बेटा, अशुद्ध हो सकता है। पीने के जल की पीएच की बात करूं तो कितने तक हो सकती है बेटा, 5.5 से 9.5 तक की सीमा में होनी चाहिए। पीएच कम होने की दशा में जल में धातु आयनों की विलेयता क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है आप लोगों के पास। ठीक है। तो ये सब सांद्रता है मेटल की, इनको याद करो तो ठीक है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन चीज है यहां पर आप लोगों के पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं मैं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो सल्फेट्स यानी अगर संतुलित स्तर पर रहने की दशा में सल्फेट क्या है, हानि रहित है। लेकिन अगर इसकी सांद्रता आप लोगों के पास बहुत ज्यादा हो जाए, सांद्रता क्या हो जाए बेटा, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास लेक्सेटिव होता है, यानी दस्त लग जाते हैं आप लोगों को। क्लियर है। नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा में सांद्रता से यहां पर मेथेनमो ग्लोबिमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम यहां पर उत्पन्न हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है बेटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम यहां पर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। पीने के पानी में नाइट्रेट की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी होती है बेटा, 50 ppm यहां पर आप लोगों के पास होती है। क्या कितनी होती है बेटा, 50 ppm यहां पर आप लोगों के पास ये चीजें होती हैं बच्चों। ठीक है। यहां तक की पिक्चर अगर आप लोगों के पास क्लियर है तो जरा नेक्स्ट पिक्चर को यहां पर देखो कि जल प्रदूषण के कारण यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं, किन के कारण यहां पर आप लोगों के पास जल प्रदूषण देखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं रोगजनक की, तो सबसे ज्यादा गंभीर जल प्रदूषण रोगों के कारकों के रोगजनक यहां पर कहा जाता है। ज्यादातर जो यहां पर हम लोगों के पास डिसीज होती है जैसे हैजा, टाइफाइड, ये सब जल से, है ना, गंदगी से, इन सभी चीजों से यहां पर होती है। रोगजनकों में जीवाणु एवं अन्य जीव हैं जो घरेलू सीवेज एवं पशु अपशिष्ट द्वारा जल में क्या कर जाते हैं बेटा, प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कौन से, मानव में ई कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस है, ये सभी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंत की बीमारियों के कारण होते हैं। ये सारे बैक्टीरिया की वजह से हमारे कौन सी बीमारी होती है बेटा, आंत से रिलेटेड हम लोगों की बीमारी हो जाती है। कार्बनिक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट की अगर बात करूं तो अन्य मुख्य जल प्रदूषक ऑर्गेनिक वेस्ट आप लोगों के पास है, और वे जल को क्या करते हैं बेटा, आप लोगों के पास प्रदूषित कर सकते हैं। और जल के पाइपों में जो एल्गी होते हैं, प्लांट एल्गी होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसे काई बोलते हैं ना अपन, हरा हरा जमा हो जाता है वहां पर, तो उस चीज को क्या बोला जाता है बेटा, काई। और वो भी क्या होता है बेटा, एक टाइप का हमारे पास जल प्रदूषण का ही प्रकार यहां पर होता है। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से, नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं यहां पर क्या हो सकती है, देखो जरा ध्यान से यहां पर। नेक्स्ट चीज है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी जल में विलय ऑक्सीजन का महत्व। तो क्या हो सकता है बेटा, बैक्टीरिया की बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी संख्या जल में कार्बनिक पदार्थों का क्या कर देती है बेटा, अपघटन करती है, और यह जल में विलय ऑक्सीजन का क्या कर लेती है, उपभोग करना शुरू करती है। यानी जल में उपस्थित जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन होगी उसको क्या करेगी बेटा, ये यहां पर विलय आप लोगों के पास करती जाएगी, जिसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा बेटा, यहां पर जिसकी वजह से यहां पर क्या इंपैक्ट होगा, आप लोगों के पास जल में जो घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। जबकि वायु में इसकी सांद्रता कितनी होती है, लगभग आप लोगों के पास 2 लाख ppm तक होती है। कि यही कारण है कि जल में कार्बनिक पदार्थ के अपघटित होने की थोड़ी सी भी मात्रा इसमें ऑक्सीजन का क्या कर देती है बेटा, क्षय यहां पर कर देती है। यानी जल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जल में उपस्थित जीव भी क्या होना शुरू कर जाएंगे बेटा, यहां पर मरना शुरू कर जाएंगे आप लोगों के पास। ठीक है,
तो जल में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से नीचे हो जाएगी तो मछलियों का विकास क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। जल में ऑक्सीजन या वातावरण या कई जलीय पौधों के द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण तक पहुंचती है, रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, परंतु पौधे लगातार क्या करते रहते हैं बेटा, श्वसन वहां पर करते रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो वहां पर जीव जंतु का विकास क्या हो जाएगा बेटा, अवरुद्ध यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये यहां पर आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बीओडी और सीओडी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है वो क्या है बेटा, बीओडी और सीओडी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है बेटा कि यदि जल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिला दिए जाएं तो क्या होगा कि सारी ऑक्सीजन वहां पर बैक्टीरिया द्वारा क्या हो जाएगी बेटा, डीकंपोज हो जाएगी। अब जब सारी ऑक्सीजन यहां पर बैक्टीरिया द्वारा डीकंपोज हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि वहां पर जो ऑक्सीजन पर आधारित जो जीवन होगा वो खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, इस प्रकार जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अवायवीय जीवाणु होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बनिक अपशिष्ट का विखंडन वहां पर क्या कर देते हैं, आरंभ कर जाते हैं, और इससे दुर्गंध वहां पर उत्पन्न हो जाती है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है बेटा, वहां पर हानिकारक आप लोगों के पास होती है। ठीक है, तो अतः हमने जल के नमूने का एक निश्चित आयतन लिया, उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या टर्म दे दिया, बीओडी, यानी जल की गुणवत्ता का जो मापन हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, जल की गुणवत्ता का जो मापन हम लोग करते हैं उसको हम लोगों ने क्या दिया हुआ है बेटा, बीओडी हम लोगों ने कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है उसको, बीओडी हम लोगों ने यहां पर कहा हुआ है। ठीक है, अतः जल में बीओडी की मात्रा का कार्बनिक पदार्थों को जैवीय रूप में खंडित करने के लिए जो आवश्यक की मात्रा होनी चाहिए वो यहां पर 17 ppm से है ना, और बीओडी का मान यहां पर 5 ppm से अगर कम है, यानी 5 ppm के आसपास है, तो हम बोलते हैं कि यहां पर स्वच्छ है। लेकिन अगर 17 ppm या इससे ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो आप लोगों का वाटर होगा वो हाईली पॉल्यूटेंट यहां पर होगा। और ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ जल कब माना जाएगा, जब बीओडी की वैल्यू 5 ppm से कम हो, और पॉल्यूटेंट जल कब माना जाएगा, जब बीओडी की वैल्यू कितनी हो बेटा, 17 ppm या इससे यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा न हो, तो यहां पर क्या हो जाती है, वो अत्यधिक प्रदूषित जल कहलाता है। यही क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का केवल और केवल दो ही शब्दों का फर्क है, केमिकल और यहां पर पहले क्या शब्द था, बायोलॉजिकल। यानी हम कार्बनिक वेस्ट को तोड़ने के लिए किसकी हेल्प ले रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प ले रहे थे, जबकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम ऑर्गेनिक वेस्ट को यहां पर डिकंपोज करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं, केमिकल्स की हेल्प ले रहे हैं। तो वो केमिकल्स वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं बेटा, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने के लिए यूज ले रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने यहां पर नाम दे दिया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहां पर दे दिया है। तो अगर पढ़ें, कार्बनिक पदार्थों जैसे जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऑक्सीकरण के लिए वाटर में हम लोगों ने K2Cr2O7 को मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया बेटा, K2Cr2O7 को यहां पर मिक्स कर लिया, और इसके लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होगी, वो क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाएगी। और वाटर के लिए हमेशा ये याद रखना कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या रहती है बेटा, हमेशा ये वैल्यू ज्यादा रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर नेक्स्ट पॉल्यूशन की बात करूं, नेक्स्ट पॉल्यूशन क्या है बेटा आप लोगों के पास, लैंड पॉल्यूशन यहां पर है, यानी भूमि पर होने वाला, यानी भूमि पर जो अवांछनीय पदार्थ की उपस्थिति होगी उसके कारण होने वाला जो प्रदूषण होगा उसको आप लोग क्या कहने वाले हो बेटा, यहां पर भूमि प्रदूषण कहने वाले हो। तो अगर मैं बात करूं, भूमि प्रदूषण उन पदार्थ जैसे पीड़कनाशी अन्य रसायनों द्वारा होता है जिनका उपयोग अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीड़कनाशी प्राय उन अवयवों को भी दूषित कर देते हैं जिनके लिए वह प्रयुक्त नहीं किया जाता। इनमें से कुछ दूषित अवयव
खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा होते हुए हानिकारक स्तर तक पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि को क्या कर देते हैं बेटा, प्रदूषित यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी से रिलेटेड, एक पेस्टिसाइड। भाई पेस्टिसाइड का उपयोग कैसे करते हैं आप, जो वीड्स होती हैं, जो जंगली खरपतवार होती हैं, उसको खत्म करने के लिए आप यहां पर पेस्टिसाइड का उपयोग करते हो। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो पीड़कनाशी यानी जो पेस्टिसाइड होते हैं वो केमिकली सिंथेसिस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, मेलाथियोन हो गया, ये क्या करते हैं कि जैसे ही हम इन पे पेड़ पौधों पर छिड़कते हैं तो जो अवांछनीय पेड़ पौधे होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती वो क्या हो जाते हैं, यहां से खत्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है कि या खरपतवार के साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी यहां पर क्या हो जाते हैं बेटा, हम लोगों के पास खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है कि इनके अत्यधिक प्रयोग से जो कीड़े मकोड़े हैं, जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर इन पेस्टिसाइड के प्रति क्या हो रहा है बेटा, इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। यानी अब पेस्टिसाइड उनके ऊपर यहां पर असर नहीं करते हैं जितने पहले की तरह असर करते थे। यानी अब हम लोगों को जो पेस्टिसाइड की जो बोलते हैं ना कि काम करने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसको भी क्या करना पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा यहां पर हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता में क्या होने लगी है बेटा, वृद्धि यहां पर होने लगी है। जैसे एल्ड्रीन और डाईएल्ड्रीन पीड़कनाशी उद्योग द्वारा बाजार में लाए गए और अधिकांश कार्बनिक जीव विष अविलय तथा अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी इनको बायोडिग्रेडेबल आप नहीं मान सकते। और धीरे धीरे ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के द्वारा हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर क्या हो सकती है, आप लोगों की लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहां पर वही लिखूं, ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल चीज है। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट, सेम चीज है, देखो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी अक्सर यहां पर एग्जाम में आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है, हरित रसायन यानी ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों के पास अक्सर यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है ग्रीन केमिस्ट्री, यानी हम इस केमिस्ट्री के अंदर यह चीज का अध्ययन करेंगे कि हम कम से कम मात्रा में क्या करते जाएंगे बेटा, हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स हैं यानी जो हम लोगों के पास केमिकल्स हैं उनका कम से कम उपयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल चीजों का उपयोग करते हुए हमारे दैनिक जीवन को यूजफुल बनाएंगे, यानी हमारे दैनिक जीवन को इंप्रूव करेंगे। तो क्या होता है जरा देखो, रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिससे पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके हरित रसायन कहलाता है। हरित रसायन उत्पादन का वह प्रक्रम है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या खराबी लाए। एक प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले सह उत्पादों को यदि लाभदायक तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो वो पर्यावरण प्रदूषण में सहायक होते हैं। ऐसे प्रक्रम ना सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक हैं बल्कि महंगे भी होते हैं। ठीक है, उत्पाद अवयव एवं इसका विसर्जन दोनों ही वित्तीय रूप से खराब है। विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान ज्ञान का रासायनिक हानि को कम करने के लिए उपयोग में लाना ही हरित रसायन का क्या है बेटा, आधार है। तो हरित रसायन एक कम लागत का उपागम है जो कम पदार्थ, ऊर्जा उपभोग एवं अपशिष्ट जनन से यहां पर संबंधित है। ठीक है, यह भली भांति ज्ञात है कि कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि क्या होते हैं बेटा, अत्यधिक विषैले होते हैं एवं जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा कम वाष्पशीलता के कारण इसे संश्लेषित अभिक्रियाओं के माध्यम में भी प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल चीज है बेटा जो आप लोगों को यहां पर ध्यान होनी चाहिए थी। अब अचीवमेंट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री की बात करूं तो कपड़ों की निर्जल धुलाई में जैसे टेट्राक्लोरोएथीन का उपयोग हम लोग क्या करते थे, निर्जल धुलाई के रूप में विलायक में करते थे, लेकिन यह भूमिगत जल को क्या कर देता था बेटा, प्रदूषित यहां पर कर देता था। और साथ में कैसा कैंसर जन्य भी है, यानी इसके अत्यधिक प्रयोग के द्वारा यहां पर क्या उत्पन्न हो सकता है बेटा, कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। तो क्या करते हैं कि धुलाई की इस प्रक्रिया में इस यौगिक का जो द्रव होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो आप लोगों के पास डिटर्जेंट वगैरह रहते हैं उससे यहां पर प्रतिस्थापित किया। उससे क्या हुआ,
कि जो हमारा भूमिगत जल जो पॉल्यूटेंट हो रहा था, जो प्रदूषित हो रहा था, उसकी मात्रा क्या हो गई बेटा, यहां पर हम लोगों के पास कम हो गई। क्लियर हो रहा है? तो आजकल हम लोग निर्जलीकारक कपड़ों की धुलाई में किसका उपयोग करते हैं बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे परिणाम हमारे पास अच्छे निकलते हैं और जल प्रदूषण भी क्या होता है बेटा, कम होता है। पेपर का विरंजन, कलर का यानी पेपर का कलर उड़ाना, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, पहले क्लोरीन गैस का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम लोग हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही पेपर का क्या कर देते हैं, यानी जो कलर्ड पेज होता है उसका कलर यहां पर उड़ा देते हैं। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण आयनिक उत्प्रेरकों एवं जलीय माध्यम की उपस्थिति में करवाया जाए तो लगभग 90% हम लोगों के पास एथेनॉल प्राप्त हो सकती है, और इसका उपयोग आजकल लेटेस्ट में पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करा जा रहा है। बोल रहे हैं कि हम पेट्रोल के साथ अधिक से अधिक मात्रा में किसका मिक्स करेंगे बेटा, एथेनॉल का यहां पर मिक्स करेंगे, जिससे चीजों को और आसानी से हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम स्पेशल पॉइंट्स की बात करूं, जैसे स्ट्रेटोफेयर, समताप मंडल में क्या होता है बेटा, ओजोन होता है, और यह समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र है जिसमें मनुष्य और अन्य प्राणी रहते हैं, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, क्षोभ मंडल कहते हैं। और यह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है बेटा, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के निकलने की वजह से यह त्रासदी हुई थी, और यह घटना और यह दिन यहां पर अक्सर पूछ लिया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को यह ट्रेजेडी हुई थी, काफी लोग मरे थे, काफी दुखद घटना थी। ठीक है, और ये यहां पर शोधन के प्रक्रम है, ये आप लोगों को यहां पर एक बार देख लेना है कि कौन से प्रोसेस के लिए यहां पर इसको यूज किया जाता है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में से ये मान के चलिए कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन यहां पर आता है, ये टेबल एक बार आप लोगों को देख लेनी है। तो बेसिकली कुल मिलाकर यहां पर ये चैप्टर जो आप लोगों के पास है, यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में नहीं आता, जेई में मैं आप लोगों को बोलूं सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किसी भी टाइप के क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से नहीं पूछे जाते। इंफॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पॉल्यूशन में कौन सी गैस का यहां पर योगदान ज्यादा होगा, किसका योगदान कम होगा, ऐसी सब चीजें ही बेटा यहां पर आप लोगों से पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी यहां पर नहीं पूछा जाता है। तो इन सभी चीजों के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इस चैप्टर में विदा लेना चाहता हूं, और अगले चैप्टर में हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, और आप सभी का स्नेह यहां पर बना रहे। धन्यवाद सभी का।